हमारा ही प्रॉब्लम। यस। थैंक यू। सो देखते देखते 14वां दिन आ गया, पता ही नहीं चला। सो इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार और इतनी सारी जानकारी। सो मच इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग। सो थैंक यू ऑल द रिसोर्स पर्सन। अवतार सिंह साहब जुड़ गए हैं क्या, हमारे चेयरपर्सन इस काम को? ऑलरेडी ही चेयरिंग द। और सभी लोग बड़े नॉलेजेबल हो रहे हैं। एवरीवन आई गेटिंग सो मच इंफॉर्मेशन। वी आर वेरी, and I'm getting feedback from around the India. Just now, we received the calling from one senior athletics coach from Sai. He also wants to join this programs. Might be joining. So regularly, people are knowing about the community level. This is the concept, community level coach programs, and people are very happy. They want to learn. They want to start. Recently, Mukherjee Nagar. Today only we got Ranjan Kumarji from Delhi. He also wants to join and he wants to start. So everyone wants to start this community course. So I think so. हमारे पास there is list from 23 states, more than 150 trained trainers programs. The participants are there, and there will be exam also. So you have to be ready. We'll have exam, और जो exam pass करेगा तो only going to get the e-certificate. So we'll be giving. So let us start. 5 minutes हो गए हैं. We welcome all the participants from 23 states, more than 150 participants. And let us start, and we welcome today resource person, Shri Sudhanshu Kumar ji. At present, he is the coach in Bihar State Sports Authority, Government of Bihar at Patliputra Sports Complex. And he's going to start one center at Bhagalpur also. So we welcome Sudhanshu Kumarji. You come and just guide us what Good is evening, sir. Romanchakari. Good evening, Yes. class. मेरा साउंड ही बंद. Yes. Yeah. Thank you. Good evening. Start कीजिए. Yes. Good, good, Please. good, good evening, sir. Good evening, class. Good evening. Good Today, evening. Oh, सबसे slide पहले show. मैं राहुल जी, आप दिखाने जा रहे हैं या मुझे दिखाना है? सर स्लाइड अपने से आज नहीं भेजा था. ओह, अच्छा वीडियो आ जाए सिर्फ. ओके ओके, स्लाइड में भेज देता हूँ. स्लाइड मेरे पास है, तो आई एम शेयरिंग. तब तक सुधांशु जी बताइए, मैं शेयर कर रहा हूँ तब तक ये स्लाइड. सबसे पहले मैं शिवाजी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक तो हमें मंच पे बोलने का, बताने का, वाटर स्पोर्ट्स को एक्सप्लेन करने का मौका मिला, दिए गए हैं। और बहुत ही एजेड पर्सन हमारे सामने अवतार सर, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और राहुल सर जो हमारे लिए पीपीटी बना रहे हैं, सभी के लिए क्लास को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और तमाम पार्टिसिपेंट जो हमें आज सुनने के लिए वाटर स्पोर्ट्स क्या है, कैसे खेलते हैं, इसमें क्या क्या होता है, पैरामीटर क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, सभी चीज को जानने के लिए तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। राहुल जी, मैंने भेज दिया आपको स्लाइड्स, अगर देखिए. तब तक बोलिए, तो मैं तब तक चालू कर रहा हूँ. यस. तो बहुत सारे गेम आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। हमें लगता है कि बहुत कम लोग वाटर स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। कुछ लोग लगता है कि वाटर स्पोर्ट्स मतलब स्विमिंग है, बट स्विमिंग है। स्विमिंग तो स्पेशल स्विमिंग उसको बोलते हैं, बट वाटर स्पोर्ट्स क्या है ना, कि वाटर स्पोर्ट्स पानी के सरफेस पे चलने वाला गेम। जैसे बोट, कायाकिंग का, कैनोइंग का, रोइंग का, ड्रैगन बोट का, सलालम का, कैनो पोलो का, मतलब अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग तरीके के बोट हैं जो पानी के सरफेस पे चलते हैं, और इसके नाम दिया गया है वाटर स्पोर्ट्स। और ये गेम पैरा ओलंपिक में शामिल है, जैसे कि रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग,
सलालम, स्टैंड अप पैडलिंग, ये सब बहुत सारे गेम हैं जो ओलंपिक में खेले जाते हैं। तो आज हम उसके विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको। इंट्रोडक्शन टू पैरा वाटर स्पोर्ट्स। पैरा पैरा रोइंग एंड पैरा कैनोइंग। राहुल जी, आपको मिल गया क्या स्लाइड्स? यस सर, स्लाइड शो हो रहा है सर स्क्रीन पे। नहीं नहीं, वो तो पहला वाला स्लाइड है, उनको करना होगा। राहुल जी को मिला है कि नहीं? ये स्लाइड शो जो है ना, थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ मैं, क्योंकि वो पहला पेज ही आया और नहीं नेक्स्ट आया। मैं कर 1 सेकंड में करता हूँ। शेयर तो तो रोइंग के बारे में कुछ लोग जानते होंगे। रोइंग कैकिंग कैनोइंग से पुराना गेम है। रोइंग अंग्रेजों के समय से खेले जाने वाला गेम में एक है। तो उसी का जस्ट हम पैरा की टीम कैसे खेलती है, पैरा कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बहुत ही कितने माता पिता या कितने खिलाड़ी पानी से डरते हैं, पानी में ज्यादा नहीं जाते हैं। बट हमारा गेम जो है। चलिए, आ गया है, स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। हाँ, तो आज के सत्र में हम जानेंगे कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सेकेंड पेज जो हमारा है, आज का प्रशिक्षण उद्देश्य क्या है। इस सत्र का इस सत्र के बाद प्रतिभागी पैरा वाटर स्पोर्ट्स को समझेंगे और पैरा रोइंग एंड कैकिंग कैनोइंग की जानकारी प्राप्त करेंगे। आवश्यक उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण जानेंगे। सेफ्टी क्या है, इक्विपमेंट क्या है, वो जानेंगे। और वर्गीकरण प्रणाली को समझेंगे। स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक क्या है, कौन से कैटेगरी थोड़ा को कौन सा सा बोट मिलेगा। लाउडली बोलिएगा सुधांशु जी, थोड़ा सा और हल्का आवाज और बढ़ा दीजिएगा। हाँ, तो कि वर्गीकरण मतलब स्पेसिफिक, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि दिव्यांग का अलग अलग कैटेगरी होता है। कोई स्पाइनल कोड इंजरी है, कोई वन लेग से है, कोई बोथ लेग से है। तो ऐसे करके प्रकार है, उसके लिए वर्गीकृत किया गया है। और प्रारंभिक कोचिंग तकनीक सीखेंगे कि प्रारंभ में हम कोचिंग कैसे देते हैं और बिहार में जल खेल को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है। मुख्य उद्देश्य है जल खेल प्रशिक्षण देखेंगे और पैरा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे, प्रतिभा को खोजेंगे, टैलेंट आइडेंटिफाई की करेंगे और कोच प्रशिक्षण देंगे। कोच का प्रशिक्षण कैसे कोच सिखाएंगे उसके बारे में भी बताएंगे। और सुरक्षित जल खेल जो हम वाटर स्पोर्ट्स करते हैं वो सुरक्षित सेफ्टी के साथ होना चाहिए उसके बारे में। और समावेशी खेल का विकास के बारे में ओके, ध्यान देंगे। थोड़ा सा आई विल, मैं इंग्लिश में थोड़ा बोल देता हूँ। अवर सुधांशु, Sri Sudhanshu Kumar ji is the para water sports coach. Recently, we have joined with Paralympic. So he is the professional water sports coach and the expert in rowing and canoeing. And then he's working athlete development, coach education, grassroots training, inclusive sports promotion, talent identification, and technical guidelines. So now we'll explore his knowledge and we'll know about the water sports. Yes. स्लाइड चेंज है। तो What is इसमें the जो हमारा yeah, para water व्हाट इज sports? द पैरा वाटर स्पोर्ट्स में यानी प्रमुख खेल क्या क्या है हमारा। तो पैरा स्विमिंग है, पैरा रोइंग है, पैरा कैनोइंग है, और एडाप्टिव एडाप्टिव कयाकिंग, और ओपन वाटर स्विमिंग, और एडाप्टेशन सेलिंग। ये सब बोट के प्रकार हैं जिसको खिलाड़ी खेलते हैं इसमें बोट का उपयोग करके। तो स्लाइड चेंज करने से पहले हम एक लाइन बोलेंगे। जल किसी को नहीं रोकता, अवसर भी सबको सबके लिए समान होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। Okay, तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं that we are going in the
The para water sports are the adaptive water based sports designed for the athlete with the disability using the specialized equipment and the competitive rules like para swimming, para rowing, para canoeing, then adaptive canoeing, and then open water swimming and adaptive ओपन sailing. वाटर So ये सारे के सारे हमारे पैरा वाटर बोट, स्पोर्ट्स में आते हाँ हैं. So हाँ, next, बोट के प्रकार हैं, अलग अलग बोट हैं. इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑफ पैरा वाटर स्पोर्ट्स. तो पैरा वाटर why स्पोर्ट्स water का, sports is important उसके बारे में बता दीजिए. हाँ. हाँ, तो हमारे लिए वाटर स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है, महत्व है हमारे लिए. तो ये हमारे शारीरिक लाभ में स्ट्रेंथ, बैलेंस, इंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करते हैं. और साइकोलॉजी बेनिफिट क्या है? कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आत्मविश्वास, खिलाड़ियों का आत्मनिर्भर, सामाजिक समावेशन, सोशल डेवलप करता है. और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस को अच्छा करता है. और भविष्य में क्या अवसर है इसका? तो खिलाड़ी, एक अच्छी खिलाड़ी बन सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर अच्छा खेल के. और जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं वो अच्छा कोचिंग भी दे सकते हैं, और टेक्निकल ऑफिशियल भी बन सकते हैं, उसका रूल रेगुलेशन जान के, सीख के. और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो काम कर सकते हैं. तो इसका इम्पोर्टेंट है, महत्व है. नेक्स्ट स्लाइड से. Okay, wait, हम इंग्लिश में बता देते थोड़ा. So why water sports we needed? Because as yesterday we told about the swimming and all the water sports activity is work as a sports medicine, and it's a work as a rehabilitation for the person with, especially the wheelchair athletes and other person with disability like autism, cerebral palsy, locomotor disabilities, on all types of, even we. So what is the benefits like strengthening? We benefits with our strength. We increased our strength. We increased our balance. We increase endurance. We increase coordination and flexibility. Likewise, psychological benefits are also there. We build up the confidence. It's the independence. We starts to working independence and social inclusion because many people come together. We share participation with share the joy and friendship among the other para athletes also. So the mental well-being also is increased during the is all are comes under psychological benefits. Like also career opportunity. We know that athletes getting the cash awards, athletes getting the jobs, athletes may get the opportunity to become a coach, become an official and technical expert as well as a sports administrator. एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर सकते हैं. चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर दे रहा हूँ सुधांशु जी. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ पैरा वाटर स्पोर्ट्स. पैरा वाटर स्पोर्ट्स का इतिहास एवं विकास. तो पैरा वाटर स्पोर्ट्स का विकास, तो जल खेल का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है. और जल में जो खेल होते हैं या इतिहास, उसका हजारों वर्ष पुराना इतिहास रहा है. और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांग खिलाड़ी के लिए जल खेलों का विकास प्रारंभ हुआ था. जो द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक घायल हो गए थे और किसी का डिसेबिलिटी हो गया था, उनको हैप्पीनेस के लिए वाटर स्पोर्ट्स में खिलाया जाता था. और आज पैरा वाटर स्पोर्ट्स विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा खेल बन चुका है. यह एक कंपटीशन खेल बन चुका है आज के समय में. और इसका प्रमुख उपलब्धियां बताएंगे. 1948 में पुनर्वास हेतु खेल का विस्तार हुआ था. और 1980 के दशक में पैरा रोइंग का विकास हुआ. और ये 2007 के पैरा ओलंपिक में रोइंग शामिल हुआ. और 2016 में पैरा ओलंपिक में पैरा केनो शामिल हुआ. जस्ट 10 साल पहले पैरा केनो ये शामिल हुआ, जो कि हम देख रहे हैं.
नेक्स्ट चलिए, सर। तो मैं आई स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो हाँ दैट हिस्ट्री ऑफ एन एवोल्यूशन ऑफ पैरा वाटर स्पोर्ट्स हैज बीन सुधांशु जी spoken in Hindi, just I am speaking in English. That's water sports have been practiced for the thousands of the years for transportation, fishing, recreation, and competitions. So adaptive water sports began developing after the World War II as part of rehabilitation, as we know about para sports for the person with disability. So today what happens? Today para water sports are internationally recognized competition and sports. So as we know, milestones 1948 rehabilitation through the sports gain global attention. And 1980s, what happened? Adaptive rowing programs expanded. In 2007, the para rowing included in the Paralympic programs. In 2016, para canoeing de, debuted at the Paralympic Games. तो 2016 में इसको शामिल किया गया। किया गया। रियो ओलंपिक में इसे शामिल किया गया था और अभी तक निरंतर ये चल रहा है और अच्छे से। और वाटर स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड बिहार, ग्रोथ ऑफ वाटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। भारत एवं बिहार में वाटर स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। जो इंडिया में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा रोइंग एवं कायाकिंग कैनोइंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नियमित उपयोग हो रहा है, नियमित आयोजन हो रहा है और भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर भागीदारी ले रहे हैं। और ये बिहार के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी, BSSSA के विकास के लिए कार्यरत है। ये BSSA वाटर स्पोर्ट्स की टीम नेशनल में भेजती है और उसका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा है। और बिहार अभी नए नए जगह पे सेंटर खोल रहे हैं, जैसे मोतिहारी जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में, और भागलपुर में, बांका जिला में, ऐसे ऐसे जगह पे वाटर स्पोर्ट्स का सेंटर डेवलप हो रहा है। प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचना का विस्तार हो रहा है और पैरा खिलाड़ियों के लिए नए अवसर विकास किए जा रहे हैं। और ये भारत में, जैसा कि बता दें कि भारत में भोपाल में इसका छोटा लेक, बड़ा लेक में गेम होता है, और जम्मू कश्मीर में, और उड़ीसा के जगतपुर साई सेंटर में, केरला के एलेपी में, अंडमान निकोबार में, और रुड़की में, और पुणे में, ये सब जगह पे भारत का सेंटर चलता है और बिहार में जगह पे। सर। Very good. So growth of water sports in India is Sudhanshu ji has spoken about that. Sports Authority of India supports rowing and canoeing. National championship are conducted regularly, as we know, knew about that, and Indian athletes competes internationally also, as we know. So we'll show you the many our para athletes competed in international level. We'll show the detail also in the later on. So what happens? Bihar Sport Authority is promoting the water sports, like infrastructure and coaching are gradually expanding and growing opportunity for the para athletes. So what every river creates opportunity for the championship. So हम लोग उसके लिए बिहार में और other state also they are doing that. Next, yeah. हाँ, सुधांशु जी. तो पैरा वाटर स्पोर्ट्स के प्रमुख संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पैरा कैनोइंग कमेटी IPC, अंतर्राष्ट्रीय पैरा कैनो समिति जो काम करती है। और वर्ल्ड रोइंग, जो वर्ल्ड में कोई टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड रोइंग कराती है। और इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन, जो कायाक कैनो की है, उसका अलग से बॉडी उस पे कराती है काम। और इंडिया लेवल पे स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया और रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कैनो एसोसिएशन, और बिहार में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण।
सर Okay, so what happens in the as we knew about that internationally, the International Paralympic Committee, as we knew, and we are knowing about this also, the World Rowing International Canoeing Federation, and the India also, Sport Authority of India, Rowing Federation of India, National Canoeing Association, Bihar State Sport Authority. These are all the recognized organization who take care of about water sports. डेवलपमेंट टाइप ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, मेजर वाटर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। जल खेल के प्रमुख विधियां में क्या है? ओलंपिक एंड पैरालंपिक वाटर स्पोर्ट्स में रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग, स्विमिंग, सेलिंग, ड्रैगन बोट, ओपन वाटर स्विमिंग, स्टैंड अप पैडलिंग, और आज का जो हमारा प्रमुख है जिस पे हम फोकस करेंगे टुडे सेशन जो हमारा है, पैरा रोइंग और पैरा कैनोइंग। ये सब अलग अलग प्रकार के बोटे हैं, अलग अलग इवेंट हैं होते हैं, जिसमें से आज का जो हमारा मुख्य है पैरा रोइंग और पैरा कैनोइंग को पढ़ेंगे आज। So, as we knew about that, the major water sports discipline like Olympic and para water sports like rowing, canoeing, then kayaking, and the swimming, kayaking and Sailing. swimming, sailing, dragon boat. But dragon boat is not for the para athletes. Open water swimming is there, stand up paddle, and also what we are going to just discuss about para rowing and canoeing. तो कुछ बोलना चाह रहे थे सुधांशु जी? इज ड्रैगन बोट इज अवेलेबल फॉर एथलीट? जी सर, नेशनल में इसका पैरा की टीम जाती है और पैरा का चैंपियनशिप नेशनल लेवल पे होता है और होता है? इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, और यह ओलंपिक में ऐड नहीं है सर। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप कराती है, एशियन चैंपियनशिप कराती है, बट चलिए ओलंपिक में नेक्स्ट ऐड नहीं है। नेक्स्ट तो पैरा वाटर स्पोर्ट्स क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा फिजिकल बेनिफिट प्रदान करते हैं हमें, और जैसे हृदय एवं फेफड़े की क्षमता में वृद्धि, शरीर के ऊपरी शक्ति का विकास। जो हमारा शरीर दो भागों में डिवाइड है, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, तो हमारा मेन जो गेम होता है वो अपर बॉडी पे ज्यादा होता है, इसका यूज है, और इसका लोअर बॉडी का बहुत कम पार्ट का यूज होता है। और ये हमारा संतुलन एवं समन्वय का गेम है, सुधार का, और हमारा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और रिहैब करता है। और इसका सामाजिक लाभ क्या है? सोशल बेनिफिट, समावेशन और नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप डेवलप करता है, और टीम वर्क, टीम भावना और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और आत्मनिर्भर बनाता है। तो कोच का संदेश में है, समावेशन कोचिंग ही प्रत्येक खिलाड़ी को समान अवसर प्रदान करती है। Good. So, why should we promote para water sports? So, as we knew about that, physical benefits improves the cardiovascular fitness, as we know, build up upper body strength, enhance the balance and coordination, increases flexibility, supports rehabilitation, as we keep knowing, telling about this. And then social benefits are there. The inclusion, already we have spoken about leadership, develops the leadership, teamwork and confidence and independence. So ये हमारा, so what is समावेशी coaching, the coaching perspective says inclusive coaching creates equal sporting opportunity for everyone. इंट्रोड्यूस टू पैरा रोइंग। तो पैरा रोइंग क्या है, व्हाट इज पैरा रोइंग के बारे में जानेंगे। डिफिनेशन, परिभाषा। पैरा रोइंग एक अनुकूलित जल खेल है, यह पानी में खेला जाता है, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी विशेष रूप से डिजाइन की गई नाव, पैडल चप्पू चलाकर प्रतियोगिता को, कंपटीशन को में इसमें
शक्ति, सहन शक्ति मतलब स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, बैलेंस, टेक्निक और टीम वर्क के विशेषता से महत्व रखता है ये गेम। और इसका महत्वपूर्ण विशेषता में ये पैरालंपिक खेल है और ये व्यक्तिगत और टीम प्रतिस्पर्धा है, मतलब इंडिविजुअल और टीम वर्क से खेला जाता है। और विशेष उपकरण है इसका, इसका अपना बोट है, अलग अलग प्रकार के बोट है, टीम बोट के लिए सिंगल स्केल, डबल स्केल और क्वाड, 4 लोग के लिए ऐसा है। असमावेशी प्रतियोगिता है और विभिन्न प्रकार के शारीरिक दिव्यांग खिलाड़ी के लिए उपयोगी है। ये अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांग खिलाड़ी जो हमारे हैं उसके लिए अलग अलग बोटें हैं, अलग अलग उसकी एडजस्टेबल सीट हैं, पेडल हैं, वो उसके अनुसार से है। और केवल शक्ति ही नहीं, तकनीक ही हमें जीत दिलाती है। It's good. So, as we knew what is a para rowing. So, as definition says, the para rowing is an adaptive water sports in which athletes with physical disability race especially designed boats, especially adapted boats using oars. The sports emphasizes strength, endurance, balance, teamwork and techniques. So पैरा रोइंग एक अनुकूलित खेल जल है। सो चप्पू जानते हैं, ओर्स जो है चला के जो है प्रतिस्पर्धा होती है। और इसका की फीचर्स है पैरालंपिक स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट्स, एडेप्टिव इक्विपमेंट्स, इंक्लूसिव competition suitable for the various physical impairments. So techniques wins race more than strength alone. यानी केवल शक्ति नहीं, सही तकनीक हो तो वो जीत दिलाती है पैरा रोइंग में सभी जगह। एसेंशियल इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट यूज इन पैरा रोइंग, जो हमारा इसेंशियल इक्विपमेंट है पैरा रोइंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण में पैरा की बोट, उसका पैडल, चप्पू और अनुकूलित सीट, एडजस्टेबल सीट और लाइफ जैकेट जो हमें पानी में डूबने से बचाता है। क्योंकि कोई कोई कम स्विमर रहता है जो ज्यादा तैरना नहीं जानता है, थोड़ा पानी से डर लगता है, उसके लिए लाइफ जैकेट है। और पैर रखने के लिए एक सहारा रहता है, किसी का पैर ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, दिव्यांग के रहते हैं वो, उसका परसेंटेज ज्यादा रहता है, उसको एडजस्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए रहता है। और सुरक्षा बोट रहते हैं, दस्ताना अलग से रहता है, ये सब आवश्यक है। और कोच का बोट जो हमारा मोटर बोट रहता है। और इसका महत्व है खिलाड़ी को सुरक्षा प्रदान करना कि कोई तरह का घटना ना हो। ऐसे ये मेनली कहीं इसमें कोई घटना नहीं हुई है, नहीं होती है, क्योंकि जो इसमें तैरने जानते हैं तो वही इस गेम में खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये संतुलन का बनाए रखते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे बोट डिसबैलेंस ना हो, डरे ना खिलाड़ी, और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और आरामदायक स्थिति में वो बैठते हैं, जिससे चोट से बचाव होता है, इंजरी नहीं आती है। Yes. So as we knew about the essential equipments, rowing boat already we knew, oars we know, chappu, then the adaptive seats like life लाइफ जैकेट, jacket. Yes, yes. Then the foot supports, safety सपोर्ट, straps, gloves, and then coach boat is there. Like the coach boat's रेस्क्यू importance बोट, are the athlete safety, better balance, efficient performance, and comfort, and injury prevention. इंजरी प्रिवेंशन। And the importance are the athlete safety, better balance, efficient performance and comfort, injury prevention. So चोट से बचाव के लिए, आरामदायक के लिए इनका महत्व है। खिलाड़ी का सुरक्षा और संतुलन बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और उपकरण में रोइंग बोट है, चप्पू है, अनुकूलित सीट है, लाइफ जैकेट है, पटकने का सहारा है, सुरक्षा बेल्ट में दस्ताने है और कोच बोट है। चलिए नेक्स्ट।
टाइप ऑफ रोइंग बोट कैटेगरीज। रोइंग बोट के प्रकार हैं, नाव के प्रकार हैं, जैसे वो सिंगल स्कल बताए थे। सिंगल स्कल एक खिलाड़ी के लिए होता है, डबल स्कल की बोट दो खिलाड़ी के लिए, और क्वाड्स चार खिलाड़ी के लिए, या टीम टीम के लिए। नाव के प्रकार, नाव के भाग हैं। नाव का प्रमुख भाग है सीट, ओवरऑल, रिगर्स, और फुट फुट जो पैर को रखते हैं उसमें, और फिन्स, उसमें एक दिशा नियंत्रण के लिए फिन्स बना होता है, जिससे वो लेफ्ट राइट धीरे धीरे बोट दिशा बदलते हैं अपने। So I think everyone knew about the rowing boat, types of rowing boat. And as a single skull, सिंगल स्कल, yeah, yes. वन Double एथलीट, skull, डबल स्कल, टू ox, एथलीट, four, और athlete, फोर। ox wheel, and the basic parts are hull, seat, oarlock, rigger, foot, और stretcher और fin. ये सब हमारा इसका इक्विपमेंट है सर, रोइंग की इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट्स। अ, और आधुनिक बोट जो है हल्की होती है और साथ साथ अत्यधिक मजबूत होती है। जो अभी पहले प्लास्टिक की बोट बनती थी, अभी कार्बन की बोट बनती है, जो कि मजबूत भी रहती है और हल्की भी रहती है। फोर फेज ऑफ रोइंग बताइए। हाँ, बोट पे रोइंग के स्ट्रोक के चार चरण हैं। जैसे रोइंग में हम जब आगे बढ़ते हैं तो पैडल चलता है, तो उसमें चार फेज में बांटा गया है। पहला, कैच। चप्पू जो है पानी में प्रवेश करता है, एंट्री ब्लेड वाटर, और ड्राइव मतलब पैर और हाथ के अपना शक्ति को उत्पन्न करना, जिससे पावर से पानी खींचेंगे। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया में, जैसे जितना हम पानी को खींचेंगे उतना हमारा बोट आगे बढ़ेगा। और फिन्स शरीर के पास समाप्त होता है, जिससे वो जहां तक हम खींच सकते हैं अपने पैडल को, पानी को वहां तक खींचेंगे, जिससे हमारा बोट आगे स्पीड से जाएगा। और रिकवरी, आरंभिक स्थिति में हम आ जाते हैं, उसे हम रिकवरी बोलते हैं। जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे पुनः चप्पू ले आते हैं, तो उसे रिकवरी। और कोचिंग सुझाव में है संतुलित गति, सही समय, और सही मुद्रा, मतलब सही से पोजीशन, पोस्चर सही रखना, और नियंत्रण श्वास, जो हमारा ब्रीदिंग रहता है वो डरा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी है। और इसमें टीम स्पिरिट, मतलब टीम भावना का खेल गेम है। So we so very interesting the catch. So blades enters the water as we have seen it. Drive, legs and arms generate power. Finish, stroke ends near the body as everyone we knows about recovery. What we have to do, return smoothly to the starting position. And what are the coaching tips? That is a smooth movement should be there. Proper timing should be there. Straight posture is very essential, and the controlled breathing will be helpful. So team synchronization is very necessary for winning this game, water games. सेफ्टी इन पैरा रोइंग। तो हमारा क्या है सेफ्टी, फर्स्ट में हमारा पैरा रोइंग में सुरक्षित परामर्श क्या क्या है हमारा। तो पानी में उतरने से पहले हम लाइफ जैकेट पहनेंगे, नाव की जांच करेंगे कि नाव हमारा कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है। और मौसम की जानकारी, हमारा हमारा वातावरण कैसा है, बिजली कड़क सकता है, बारिश हो सकती है अत्यधिक, या पानी में वेव्स बढ़ रहा है। ऐसा स्थिति को हम देखेंगे, समझेंगे, तभी हम आदेश देंगे बच्चे को, खिलाड़ी को, कि आप बोर्ड पे जाइए। और प्रॉपर हम वार्म अप करेंगे, क्योंकि सनलाइट हमें बॉडी पे पानी में आता है और रिफ्लेक्ट होके चेहरा पे, बॉडी पे लगता है, तो गर्मी ज्यादा होता है, हमारा बॉडी ज्यादा हीट होता है, जिससे हमारा बॉडी वार्म अप नहीं रहेगा तो क्रैम्प हो सकता है ऐसा। और कोच का निर्देशों का पालन करेंगे। जो कोच बताते हैं कि एक हमारा दिशा नियंत्रण रहेगा कि इस एरिया में ही बोट चलाना है, आगे नहीं जाना है, आगे ज्यादा
दिक्कत हो सकता है, सुना ही नहीं देगा कोची की बात। तो दिशा निर्देश का पालन करेंगे। और अभ्यास के दौरान हम क्या करें, क्या हमारा रहेगा, अतिरिक्त क्षेत्र आधारित क्षेत्र में रहेंगे। जो जितना हमारा क्षेत्र बताया गया है कि इस बोट नदी के किनारे किनारे चलना है या बीच में चलना है, तो हमें ऐसे ही चलना है। अन्य नाव से सुरक्षित दूर रखेंगे हमारा जो बोट है। और जो दूसरा बोट चल रहा होगा, और भी एक दो बोट चल रहे होंगे, तो एक दूसरे बोट से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखेंगे, जिससे टकराए ना। जैसे टकराने से बोट टूट सकता है या पानी में पलट सकता है। क्योंकि हमारे बोट में क्या एट ए टाइम ब्रेक नहीं लग सकता है। वो पानी में बोट रुकेगा तो धीरे धीरे ही रुकेगा। इसीलिए हम लोग नाव में देखेंगे कि बोट ना टकराए। और बचाव दल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और So good. सुरक्षा ही हमारी पहली Yes, सीढ़ी है। very good, very good. So safety first, as we knew that before the entering the water pursuit, we see wear the life jacket, then the inspect boat, check the weather, warm up properly, follow coach's instructions, as we know about that. And during practice, what we have to do is stay within the training zone, maintain the distance from the other boats, stop immediately if equipment fails, keep emergency rescue supports nearby. So आपने देखा होगा, so safety is the first stroke toward the success. कोई इस नेक्स्ट। तरह, एक 1 मिनट, कोई कर रहे हैं प्लीज इसको थोड़ा सा ये कर ले, रिमूव कर ले, जो आपने कुछ मोबाइल में इधर उधर किया है तो स्क्रैच टाइप का आ गया है येलो से। किसने किया है तो देख लीजिए, SM थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पैराकोनिंग। पहले हम रोइंग के बारे में पढ़े थे, अब हम कैनोइंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमारा, पैरा कैनोइंग क्या है, व्हाट इज पैरा कैनो। तो डिफिनेशन उसका है, पैरा कैनो एक अनुकूलित जल खेल है। ये भी एक जल में खेले जाने वाला गेम है, जिसमें शारीरिक दिव्यांगता खिलाड़ी विशेष रूप से डिजाइन बोट, अलग अलग प्रकार के बोट हैं, रोइंग के अलग, कायाकिंग के अलग, कैनोइंग के अलग, नाव का पैडल से चप्पू से चलाकर कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। और इसका मुख्य विशेषता है ये की हेड लाइन है कि खिलाड़ी, ये जो पैरा ओलंपिक गेम है, ये गेम पैरा ओलंपिक में खेला जाता है। और ये तेज गति से स्प्रिंट प्रतियोगिता है। ये 200 मीटर का होता है। वो जो रोइंग की जितने भी इवेंट थे, वो 2 किलोमीटर तक कंटिन्यू बोट चलता है। जूनियर और सीनियर का 2 किलोमीटर तक। और ये जो चलते हैं, ये ओनली 200 मीटर के बोट चलते हैं। तो जस्ट इसमें 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 45 सेकेंड में फिनिश हो जाता है। तो ये एक स्प्रिंट गेम है। और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, वो हमारा क्या था, टीम बोट में था। उसमें 2 लोग भी थे, 4 लोग भी थे। पर इसमें क्या, कैनोइंग में क्या है, ओनली एक बार में एक ही व्यक्ति बैठ के कंपटीशन लड़ेंगे। इसमें दूसरे के बैठने की जगह नहीं रहती है। और इसमें बैलेंस, पावर, एंडोरेंस, अपना ताकत लगा के बोट को चलाया जाता है। और इसमें प्रतियोगिता के दौरान 2 इवेंट को बांटा गया है, एक कयाक, एक केनो। कयाक में KL होता है, लिखा जाता है। और केनो में VL लिखा जाता है। नेक्स्ट। Okay, okay, it's very good. You have already, what is the para canoe? So we knew about para canoe is the adaptive pedal sports for the athlete with physical disabilities. Competitors race in a specially designed canoe or kayak कयाक। using adapted equipments and techniques. So uska already hai the key highlights: Paralympic water sports, high speed sprint event, individual competition, focus on the balance, power and technique, and inclusive accessible sports. So KLVL, kayak and canoe. यस सर। और जैसे कि केनो और कयाक दो बताए थे, उसमें क्या अंतर है, डिफाइन डिफाइन करेंगे हम। केनो और कयाक में क्या अंतर है।
जो केनो है वो एक ब्लेड वाला पैडल है, वो एक हाथ, दोनों हाथ से चलता है, बट एक साइड ही चलता है, एक साइड चलता है। और कयाक के जो बोट हैं उसमें पैडल का जो इस्तेमाल होता है वो दोनों ओर चलता है, लेफ्ट भी चलता है राइट भी चलता है। पर केनो में क्या है, या तो आप लेफ्ट चलाएंगे लेफ्ट ही आपको बोला जाएगा, या तो आप राइट की ओर चलाएंगे राइट ही बोला जाएगा। और इसमें केनो खिलाड़ी समानतः घुटने को टेक कर, या उसको एक एडजस्टेबल सीट उसका रहता है, उसके अनुसार वो बैठता है। मतलब एक पैर को फोल्ड करके, जैसे किसी का पैर नहीं है दिव्यांगता के कारण, तो उसके अनुसार उसका केनो के अनुसार है। और कयाक में क्या है कि दोनों पैर है और वो पैर को आगे फैलाकर बैठते हैं कयाक में। और नाव की बनावट और तकनीक अलग अलग होते हैं, दोनों का नाव का साइज, लंबाई, वेट सब अलग अलग रहता है, उसका पैडल सब अलग अलग रहता है। और खिलाड़ी का कार्यात्मक क्षमता के अनुसार सही नाव का चयन करते हैं, उसका शरीर में कितना पावर है, उसका बॉडी में बैलेंस कम है, और उसको देख के, और उसका दिव्यांगता का परसेंटेज कितना है, और स्पाइनल कोड इंजरी है, और या एक्सीडेंटल में ओनली वन लेग नहीं है, दो बोथ लेग नहीं है, या उसका पैर लोअर बॉडी काम ही नहीं करता है, उसके लिए अलग अलग बनाया गया है। के 1 के 2 करके वो अभी आगे पढ़ेंगे सर। So good. I briefing this, understanding the differences. As we know, canoe and kayak. The canoe uses the single bladed pedal, and kayak uses the double blade. दोनों साइड का होता है pedal. Canoe यस सर। athletes generally kneels or sits like adaptive sitting or required. और क्या है, एथलीट सिट्स विद द लेग्स एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, आगे फैला हुआ देखते हैं, फैला हुआ रहता है। सो डिफरेंट यस सर। स्पोर्ट्स डिजाइन एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट यूज इन पैरा कैनो, हमारा क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है, इसेंशियल इक्विपमेंट है वो बताएंगे। जैसे कयाक की बोटें हैं, केनो की बोटें हैं, पैडल हैं जिससे चलाते हैं, और अडेप्टेबल सीट हैं एडजस्टेबल के, उसके अनुसार से दिव्यता के अनुसार से उसका सीट ऊपर रहेगा नीचे रहेगा। और पीठ में सहारा, मतलब उसका बैक में सपोर्ट के लिए। और लाइफ जैकेट, जिसको हल्का स्विमिंग आता है या कोच का आदेश है कि ये उधर डरेगा ऐसा करके, तो उसको लाइफ जैकेट नेसेसरी पहनना है। और हेलमेट, हेलमेट अक्सर यूज नहीं होता है, बर्फीले जगह पे यूज होता है हेलमेट। और सुरक्षा रस्सी, जैसे कि कोई बैठता है तो वो एक जगह पे सही से नहीं बैठ पाता है, तो उसके लिए उसका रस्सी रहता है, उससे उसको बांध दिया जाता है, मतलब वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और सेट कर लेता है। और पीने का पानी, जैसे कि ये स्प्रिंट गेम है, 200 मीटर 1 मिनट 30 सेकेंड में फिनिश हो जाता है, तो उसके लिए हाई इंटेंसिटी अपना झोंक देता है एथलीट, तो उस समय पानी उसको हल्का चाहिए था, कंठ सूखता है धूप में, पानी के बीच में रेस होती है, तो इसके लिए उसके पास एक पानी रहना चाहिए, या कोच के पास जो उसको दे सके। और प्राथमिक उपचार किट, फर्स्ट एड किट उसके पास रहना चाहिए, कि कभी चोट लग गया बोट से, नाखून से तो कट गया, तो उसके लिए फर्स्ट एड। और प्रयोग उपकरण का महत्व क्या है, ये उपकरण सुरक्षा प्रदान करता है, बैलेंस स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ये आरामदायक आरामदायक है, और बेहतर प्रदर्शन, मतलब कंपटीशन अच्छा होता है, और चोट से बचाव इंजरी प्रिवेंशन है। Okay, so essential. I we knew about, so we have to go further. Yes. Next. क्लासिफिकेशन इन पैरा कैनो, हमारा क्लासिफिकेशन है, दिव्यांगता के अनुसार क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में जानेंगे। स्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन, तो पैरा कैनो वर्गीकरण प्रणाली में क्या है, तो जो कयाक है जो दोनों लेग को फॉरवर्ड करके रखते हैं उसमें, तो KL1 है, ये टोर्सो, हमारा धड़ से पैर के कार्य क्षमता जो होता है वो फंक्शन बहुत कम ही ना के बराबर काम करता है, तो उसके लिए उसको KL1 कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि हम आम भाषा में बोले तो वो 90% उसका दिव्यांगता है, और लोअर बॉडी काम ही नहीं कर रहा है, ओनली अपर बॉडी काम कर रहा है, तो उसको
KL1 में रखेंगे। और जैसे KL2 जो उसका टोर्सो है और पैर है वो काम करता है, थोड़ा सा उसको पावर उससे मिलता है, सहारा मिलता है, इसीलिए उसको KL2। और KL3 में क्या है कि उसका टोर्सो और जो पैर है उससे उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है, सिर्फ जैसे कि एक घुटना से नीचे उसका दिव्यांगता है, मतलब पैर नहीं है। तो उसमें उसको पूरा शरीर फिट है, आम आदमी की तरफ फिट है, किसी एक्सीडेंट में ऐसा हो गया तो उसका पूरा शरीर एक आम आदमी की तरह, जस्ट एक पैर नहीं है, तो उसको KL3 में रखा जाता है। ये सबसे ज्यादातर देखा जाता है, ये दिव्यांगता इसमें रहता है। और सेम उसी तरह VL1, VL2, VL3, ये क्या है ना, एक अलग से बोट के साथ एक सहारा लग जाता है, जिसमें से वो बोट डूबने का डर ही नहीं रहता, गिरने का डर ही नहीं रहता है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाता है उसके। तो सेम उसी का कैटेगरी वर्गीकरण का महत्व है। समान समान कार्यक्रम क्षमता वाले खिलाड़ियों के बीच निष्पक्ष एवं समान प्रतिस्पर्धा सुविधा सुनिश्चित कराते हैं। मतलब कंपटीशन में अनफेयरनेस नहीं होना चाहिए, सबको समान टाइमिंग, समान हक मिलना चाहिए। यस। So very good. So as we knew that every person with disability should get equal opportunity, or there should be fair the game. For fairness, the game, what we have to do, we have to sports classes system. As we know, the classification and divisioning earlier also. So kayak, it's a KL, symbol is KNL. So KL1 is a limited trunk and leg function. So trunk मैंने कमर के नीचे जितने भी है function हमारा लिमिट है, यानी जो हमारा डायप्लीजिया है, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है, सो दैट कम्स अंडर KL1 एंड KL2 इज अ पार्शियल ट्रंक एंड लेग फंक्शनिंग। इसको छोटा सा धीरे माने बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता, थोड़ा कम इफेक्टेड रहता है। सो KL2 एंड KL3 सो गुड ट्रंक फंक्शनिंग विद, याद ध्यान रखिएगा इसमें हैंड, if you have the hand problem you cannot participate in this events because the major leg problems athlete only can participate. So आपका एक हाथ नहीं है, so you cannot take part. So आप दोनों हाथ में problem, so lower limb and trunk. So only these athletes going to be take part. So KL3 good trunk function and with the partial leg. So niche निम्न से लेकर high, so severe, profound, severe, then moderate like जो है. So and also VL1 as we knew about VL1, VL2 and VL3 as previous Sudhanshu ji has spoken about this. Next. कंपटीशन फॉर्मेट फॉर्म एंड रूल रेगुलेशन। जो कंपटीशन में हमारा रूल रेगुलेशन होता है वो पैरा कैनो प्रतियोगिता के अनुसार कंपटीशन में होता है। क्या होता है जिसे जानेंगे। प्रतियोगिता प्रारूप, फॉर्मेट क्या है, ये मानक दूरी है, बताए थे कि 200 मीटर तक रेस होता है इसका, ज्यादा नहीं। वो रोइंग में 2 किलोमीटर और इसमें 200 मीटर। और ये व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, ये इंडिविजुअल गेम है। और ये निर्धारित लेन में, जैसे कि एथलेटिक्स में अपने अपने लेन में दौड़ते हैं खिलाड़ी, उसी तरह हम लोग को पानी में लेन बना हुआ रहता है कि उसी लेन में वो चलेंगे, वो किसी में नहीं जाके टकराएंगे, ऐसा करके एक एथलेटिक की तरह इसका है। और इलेक्ट्रॉनिक टाइप प्रणाली रहता है, उसको जैसे कहते हैं फोटो फिनिश, किसका बोट सबसे नेल पॉइंट सबसे आगे पहुंचता है और कितना कम समय में, और उसका फोटो फिनिश होता है जो पता चल सके कि कौन विनर है, फर्स्ट विनर है। क्योंकि पानी में दूर से देखने में प्रतीत नहीं होता, लगता है कि वो आगे है और तिरछा होने पे, पर इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे कम समय लाने वाले खिलाड़ी विजयी होते हैं। और प्रमुख नियम और वो जो बेसिक रूल है, केवल आधिकारिक संकेत पर शुरू होता है, जैसे ऑन योर मार्क, रेडी सेट गो, ऐसा करके। जैसे साउंड भी रहता है हम लोग में गन फायर का, ऑन योर मार्क सेट, और एक गन का आवाज, तो खिलाड़ी सुनना चाहिए जिससे, क्योंकि हम लोग का जो आदेश होता है वो पीछे से होता है, तो जस्ट उसको साउंड मिलता है और वो स्टार्ट करते हैं। और नाव का अग्रभाग सुनिश्चित लाइन पार करने पर समय दर्ज किया जाता है। जस्ट जो हमारा एथलेटिक्स में जो अपना टोर्सो रहता है वो जस्ट इमेजिनरी लाइन से क्रॉस करता है तो उसका टाइमिंग नोट हो जाता है। जस्ट इसमें
वो इसका फर्स्ट नेल आ जाता है आगे का बोट का, वो टाइम दर्ज होता है, फोटो फिनिश हो जाता है। सभी सुरक्षा नियम का पालन करना होता है इसमें, क्योंकि हर पेडल स्ट्रोक आपको लक्ष्य की ओर के लिए निकट ले जाता है। हर एक पेडल का एक एक स्टेप आपको विनर बनाते जाता है, आगे ले जाता है। So it was very easy to understand and no need to explain in English. Every person knew about this. So next slide. Yes. फंडामेंटल ऑफ इंक्लूड कोचिंग। तो हम पैरा वाटर स्पोर्ट्स में समावेशी कोचिंग कैसे देंगे वो बताते हैं। समावेशी कोचिंग क्या है इसके बारे में। समावेशी कोचिंग का उद्देश्य प्रत्येक खिलाड़ी को उसकी क्षमता के अनुसार समान अवसर प्रदान करना, फेयरनेस रखना। नहीं होना चाहिए किसी के साथ, तो गलत भेदभाव नहीं होना चाहिए उसको, समस्या नहीं होना, ताकि वह सुरक्षित वातावरण में खेल सके और अभ्यास कर सके और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके, जिसको अच्छा माहौल मिलने पर वो अपना कंपटीशन में 100% बेहतर प्रदर्शन देगा। तो उसके बारे में हो गया। और समावेशी कोचिंग का सिद्धांत क्या है और प्रिंसिपल क्या है। और प्रत्येक खिलाड़ी का सम्मान करना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, और दिव्यांगता, उसको दिव्यांगता नहीं समझना, उसका क्षमता को निखारना, उसमें क्या है वो क्षमता, कैपेबिलिटी, जो वो अच्छा कर सकता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो अपने पैर पे खड़ा हो सकता है और अपना एक सम्मान बना सकता है, उस पर ध्यान देना है हम लोगों को। और व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजना बनाना, क्योंकि सबका क्षमता अलग अलग रहता है। किसी का शरीर ज्यादा मजबूत रहता है, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। और इसी तरह हम लोग व्यक्तिगत इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे और सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण बनाएंगे, एक दूसरे को सुरक्षित हो, कोई दिक्कत ना हो, और सहयोगी टीम भावना विकसित करेंगे। और सकारात्मक संवाद करेंगे, पॉजिटिव हमेशा बताएंगे, उसको निगेटिव की ओर नहीं ले जाएंगे। और सभी को समान भागीदारी का अवसर प्रदान करेंगे, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उसको समान अवसर देंगे। किसी को नहीं कि थोड़ा आगे उसका बोट चला गया और तब स्टार्ट दे रहे हैं, नहीं, तो सबको समान। और ऐसे मशीन का सबका बोट एक लाइन में रहता है, जस्ट एथलेटिक्स जैसे इवेंट होता है वो उसी तरह होता है। और कोच की भूमिका क्या रहता है, तो कोच का भूमिका, कोच टीचर है, मोटिवेटर है, और मार्गदर्शन देता है, मोटिवेट करता है, लीडरशिप डेवलप करता है, और आदर्श व्यक्ति बनाता है, रोल मॉडल बनाता है। So very good. नेक्स्ट We knew about the inclusive coaching in para water sport. Inclusive means always remember. Inclusive means we are giving the opportunity for normal athlete as well as the para athletes also. So that is always include karna, include everyone. So that's a water. What is the inclusive coaching? That means inclusive coaching ensure that every athlete, regardless or disability, receives equal opportunity to learn, participates, and succeed at safe and supportive environment. What we have to do? Positive communication, equal participation for all. So ये हमारा जरूरी है already. And दूसरा क्या है? Principle of inclusive coaching: respect every athlete, focus on ability, not disability, and individualize coaching. And what is the coach role? Teacher, mentor, motivator, leader, and role model. नेक्स्ट स्लाइड हमारा वाटर सेफ्टी एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट। हम वाटर में और सेफ्टी के अनुसार इमरजेंसी में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सेफ्टी इन सेव एंड लाइफ, तो हमारा जल सुरक्षा एवं आपात प्रबंधन, हम इमरजेंसी में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमको ध्यान में रख के प्रैक्टिस कराना चाहिए। तो अभ्यास से पहले मौसम की जानकारी लेंगे कि ज्यादा आंधी तूफान तो नहीं आने वाला, ऐसे सब जगह अलर्टनेस आ जाता है, मोबाइल पे हो गया या जिला पदाधिकारी के द्वारा मैसेज आ जाता है कि आप तालाब में इससे इस समय तक मत जाइए, कोई भी घटना हो सकता है। क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स है तो हम थोड़ा अब अवेयरनेस अवेयर रहेंगे कि हमारा मौसम कैसा है, क्योंकि अधिक बारिश होगा, बिजली गिर जाएगी, या ऐसा कुछ घटना ना हो जाए, या
तेज तूफान हो जाए और बोट टकरा जाए किसी में पत्थर में, ऐसा देखना है। मौसम का हमको पूरा जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जब कोचिंग करते हैं कराते हैं तो जस्ट हम लोग मॉर्निंग उठ के और उस दिन का मौसम का देख लेते हैं मोबाइल में। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस का शेड्यूल को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस को चेंज कर देते हैं। और नाव के उपकरण की जांच करना, जैसे कि हम बोट चलाने जा रहे हैं, बच्चे को भेज रहे हैं, तो जांच कर लेंगे नाव टूटा तो नहीं है या कुछ उखड़ तो नहीं गया है, उसको जांच करें। लाइफ जैकेट अवश्य पहनेंगे, कि कोई कभी बोट कैप्साइज हो जाए प्रैक्टिस के टाइम में, तो लाइफ जैकेट हमारा जान बचाएगा या पानी में ऊपर रखेगा। और वार्म अप करके जाना है। जैसे कोई भी गेम करते हैं तो वार्म अप फर्स्ट रहता है, जैसे इस ये गेम में भी वार्म अप हमको सबसे पहले करना है, तब बोट में उतरना है। अब बचाव उपकरण उपलब्ध रखना है, जैसे कि फर्स्ट एड किट, ये सबको हम अपने पास रखेंगे। और अभ्यास के दौरान, ये अभ्यास के पहले था और ये अभ्यास के दौरान, अभ्यास के दौरान क्या करें, कोच का निर्देश का पालन करेंगे। कोच जो बता दिया कि इस एरिया में ही जाना है, आगे नहीं जाना है, 200 मीटर और 2 किलोमीटर से आगे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्योंकि वो उनको पता है उस एरिया में क्या है, क्या दिक्कत है, उधर क्या है, तो सारा पता है। तो उसका आदेश का पालन है। और निर्धारित क्षेत्र का अभ्यास करना है कि निर्धारित क्षेत्र में वही अभ्यास करना है। और सुरक्षित दूरी बनाए रखना है, एक बोट से दूसरे बोट की दूरी, या कोई पत्थर से जाके टकराने में, एक दूरी बना के रखना है बोट के। और कभी भी अकेले अभ्यास में नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी घटना हो जाए या पानी में कभी भी कुछ तरह का डैम में पानी खोल दिया या कुछ भी हो गया, तो अकेले अभ्यास नहीं करना है, जिससे कि संचार हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहे कि यहाँ पे एथलीट प्रैक्टिस कर रहा था, उसका बोट या पैडल गिर गया पानी में और वो मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ होने से कोई दूसरा रहेगा तब तो सहायता करेगा। इसीलिए अकेले वाटर स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये कोच रहेगा या सीनियर प्लेयर रहेगा तभी हम पानी में उतरेंगे और बच्चे को उतारेंगे। और आपात में तैयारी हमारा क्या रहेगा, रेस्क्यू बोट। कोई भी घटना होने से अब बच्चा गिर जाता है, ऐसे तो गिरता नहीं है, और गिर जाता है तो हमारे पास रेस्क्यू बोट रहता है। इमिडिएटली 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में मोटर बोट से हम बच्चे के पास पहुंच जाएंगे। और प्राथमिक उपचार, कहीं चोट लग गया या कुछ, तो प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड किट, और आपात संपर्क के लिए एम्बुलेंस को फोन करना, ये सब हमारे पास याद रहेगा कि यहाँ से हेल्प लेना है। और सीपीआर प्रशिक्षित करनी, सीपीआर जो बोलते हैं, हमारा 30 कंप्रेशन इंटू 2 वो ब्रीथ करके, तो सीपीआर हमारे वाटर स्पोर्ट्स में सीपीआर का बहुत महत्व है। कभी भी कुछ होने से वो सीपीआर के लिए तैयार किया जाता है। और सुरक्षा से बढ़कर कोई प्रशिक्षण नहीं है, हमारे गेम का ये मेन लाइन है, वो यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि सुरक्षा हमारा पहले रहेगा, उसके बाद प्रैक्टिस चलेगा, कंपटीशन चलेगा। सर, वेरी गुड। द गोल्डन रूल इज नो ट्रेनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेफ्टी। चलिए, अच्छी बात है, आपने बताया, बहुत लोग समझ गया। नेक्स्ट। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड एथलीट डेवलपमेंट। तो हम प्रतिभा को कैसे खोजेंगे, खिलाड़ी में कैसे देखेंगे कि वो वाटर स्पोर्ट्स अच्छा कर सकता है और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। तो प्रतिभा के पहचान के संकेत हैं, अच्छा संतुलन, उस बच्चे का अच्छा बैलेंस होना चाहिए अपने शरीर में वो। और ऊपरी शरीर शक्तिशाली होना चाहिए, जैसे कि बताया हमारा शरीर दो पार्ट भाग में बटा हुआ है, अपर लिंग, अपर बॉडी, लोअर बॉडी। तो हमें उस बच्चा का तलाश करना है दिव्यांग में जो अपर बॉडी उसका मजबूत है, बाजू मजबूत है, क्या बोलते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप और डेल्टोइड्स मसल्स, ये सब ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और हाथ लंबा हो, क्योंकि जितना हाथ लंबा होगा उतना आगे तक कैच जाएगा, उतना पानी को वो खींचेगा और उतना बोट उसका आगे जाएगा। तो और समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, जैसे कि पीछे से हम लोग में रेडी सेट गो बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट रहेगा। कान ऐसा नहीं कि सुन नहीं पा रहा उतना अच्छा से, वो स्टार्ट दिया तो वो आगे जा ही नहीं रहा, तो कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। और सीखने की इच्छा, सबसे ज्यादा ये पॉइंट काम करता है, अगर जो बच्चे में सीखने की इच्छा है तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। और पानी में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, पानी से डरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स है, हम पानी से स्विमर रहेगा तभी ये ऐसा हो पाएगा, और नहीं स्विमर है तो उसको बहुत लेट लगेगा वो आगे तक खेलने, आगे तक पहुंचने में। और नियमित अभ्यास और कंटिन्यूटी मेन है, क्योंकि जैसे स्विमिंग में
हम कंटिन्यू नहीं तैरते हैं तो हमारा स्ट्रोक गड़बड़ हो जाता है। और इसी तरह नियमित हम बोट चलाएंगे तब हम अच्छा कर सकते हैं। 2 दिन 4 दिन या महीना 2 महीना से नहीं होगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस लगता है। और खिलाड़ी के विकास का मार्गदर्शन प्रतिभा खोज में प्रशिक्षण, प्रारंभिक प्रशिक्षण, बेसिक ट्रेनिंग और डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, स्टेट चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप और लास्ट में देन पैरा ओलंपिक गेम, यहाँ तक पहुंच सकते हैं हम। ये माध्यम है, ऐसे ट्रेनिंग करा के हम बच्चे को आगे ले जा सकते हैं। और हर चैंपियन कभी एक शुरुआती खिलाड़ी था। चलिए तो नेक्स्ट, क्योंकि हम समय भी है और कुछ दिखाना भी है नेक्स्ट या नेक्स्ट जो है, पैरा वाटर स्पोर्ट्स में कैरियर क्या क्या है। वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है, वो उनको जॉब मिल सकता है। और कोच बन सकता है अच्छा, अगर जो टेक्निक जानता है, सिखाने बोलने जानता है तो वो सिखा सकता है, कोच बन सकता है। तकनीकी अधिकारी मतलब टेक्निकल ऑफिशियल बन सकता है, उसका रूल रेगुलेशन अगर जो उसको अच्छा से पता है और वो कोई एग्जाम पास करता है तो। और रेफरी बन सकता है, और फिटनेस प्रशिक्षक बन सकता है, वो खिलाड़ी में फिट कर सकता है गेम के अनुसार। और खेल फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और टीम प्रबंधन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए मीडिया और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकता है। ये सब उसका करियर अवसर है। और आवश्यक कौशल में लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, और निरंतर सीखना चाहिए, मतलब लर्न करते रहना चाहिए इसको। ये नहीं कि एक बार सीख के छोड़ दें। सर नेक्स्ट। बोल नेक्स्ट। चैलेंज एंड फ्यूचर रोड मैप क्या है। पैरा वाटर स्पोर्ट्स का भविष्य एक विकसित योजना है। वर्तमान में चुनौतियां क्या क्या है उसके बारे में, चैलेंजेस वर्तमान में क्या है उसके बारे में, करंट चैलेंज में सीमित आधारभूत संरचना है हमारे पास अभी, कोई बड़ा नहीं है, सीमित है। और जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस का कमी है हमारे गेम में अभी। धीरे धीरे आप लोग से हम लोग से अवेयरनेस होगा तो वाटर स्पोर्ट्स और आगे बढ़ेगा। और उपकरण की अभी कमी है, क्योंकि हम लोग बाहर से इक्विपमेंट मंगाते हैं अदर कंट्री से, तो वो महंगा पड़ता है और इसीलिए इक्विपमेंट का थोड़ा कमी देखा जाता है। और प्रशिक्षण कोच का आवश्यकता है, हमें कोचेस की, जैसे कि टीटीटी प्रोग्राम जो चल रहा है, कोचेस को सिखाया जा रहा है। और ऐसे ही कोच सीख के हमारे पास आएंगे, वो बच्चे को सिखाएंगे, तो ये जरूरी है प्रशिक्षण कोचेस के लिए। और जल खेल सुविधा तक सीमित, सुविधा तक सीमित पहुंच है जल खेल सुविधा। तो इस सब पे वर्तमान चुनौतियां हैं, हम धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ेंगे। और भविष्य में हमारा कार्य योजना क्या है, जिला स्तर पर खेल केंद्र बनाएंगे, जैसा कि शिवाजी सर का उद्देश्य है। 101 ट्रेनिंग जगह बनाएंगे जिसमें वाटर स्पोर्ट्स भी ऐड रहेगा। और आधिकारिक समावेशन कोच तैयार करेंगे, जैसा कि शिवाजी सर कर रहे हैं, ये प्रोग्राम के माध्यम से कोचेस को तैयार करना। और नियमित प्रतिभा खोज, टैलेंट हम ढूंढेंगे हर एक मंथ, हर एक ईयर में, तो हम अच्छे खिलाड़ी ढूंढ सकते हैं। दिव्यांग अनुकूल खेल सुविधाओं का विस्तार करेंगे, पैरा को हम इसमें ज्यादातर लाएंगे। और बालकों एवं महिलाओं की भागीदारी, चिल्ड्रंस और वुमेन्स को हम ज्यादा मौका देंगे, क्योंकि जो अभी बालक है वो सब जूनियर है, वो जूनियर में आएगा, सीनियर में आएगा, तब तो, क्योंकि हमें बच्चा को भी सिखाते रहना है, एक नहीं कि बड़े को ही सिखाना है। और महिलाओं को सिखाना है, जिससे कि गेम हमारा गर्ल्स गेम में कम है, जिससे हमारा इंटरनेशनल में ज्यादा नहीं अच्छा हो पाता है, क्योंकि तो गर्ल्स को अवेयर करना है कि ये गेम आप कीजिए और इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और सरकार के द्वारा खेल प्राधिकरण है और खेल संगठन है, इसके सहयोग को मजबूत करता है। आइए मिलकर हर नदी को
समावेशी और उत्कृष्टता की नई राह बनाए। Wonderful. So what is there? We have to take that together. We can make every reverse a pathway to inclusion and excellence. तो बहुत बढ़िया. Already, I think you future roadmap. We knew about the current challenges. So let us go further. प्रैक्टिकल कोचिंग सेशन हमारा कैसा रहेगा? सामुदायिक स्तर पर व्यवहारिक प्रशिक्षण, हमारा ट्रेनिंग कैसा रहेगा, लेवल क्या रहेगा कोचिंग का? व्यवहारिक गतिविधि को हमारा सही बैठने की स्थिति, जो बोट में बिठाएंगे तो सीधा बैठेगा, जिससे कि पानी का बोट है, ज्यादा लेफ्ट साइड बैठ जाएंगे तो लेफ्ट साइड बोट ज्यादा झुक जाएगा, राइट साइड बैठेंगे तो राइट साइड ज्यादा झुक जाएगा। इसीलिए उसको एक सेंटर पॉइंट पे बैठाएंगे जिससे बोट सीधा रहे और वो अच्छा दूरी तय करे कम समय में, कम पावर में, जो टेक्निक है। और पैडल पकड़ने का सही तरीका, जो सही तरीका है उसमें पकड़ेंगे जो ज्यादा वो अच्छा कर पाए। शरीर का संतुलन, बैलेंस अच्छा बनाए रहेंगे और सुरक्षित रूप से नाव को बढ़ाना है एवं उतारना है पानी में। आगे नेक्स्ट, आगे बढ़ाने की तकनीक को सीखना है, पीछे चलाने के तकनीक को भी सीखना है, जैसे कि स्टार्टिंग लाइन में कभी फॉल्स स्टार्ट हो गया तो पीछे कर सकते हैं हम नाव को, क्योंकि नाव बहुत लंबा रहता है, 520 सेंटीमीटर का रहता है, तो वो तुरंत नहीं घूम सकता है। इसीलिए आगे और पीछे की तकनीक को सीखना है कैसे करना है। नाव को नियंत्रित तरीके से रोकना है, एकाएक रुकेगा नहीं नाव, तो स्लो स्लो रोकेंगे जिससे कोई बोट ना टूटे। और टीम समन्वय बनाना है, एक दूसरे का सहयोग रहेगा टीम बोट में। और कोचिंग सुझाव में पहले भूमिका का अभ्यास करेंगे कि हमारा क्या भूमिका है गेम को लेके। और नेक्स्ट, प्रत्येक तकनीक का प्रदर्शन करेंगे, जैसा हमारा टेक्निक है। और कभी कभी बोट में नहीं जाते हैं, लैंड एक्सरसाइज करते हैं, ग्राउंड पे बैठ के बम्बू से करते हैं, तो ये हो गया। और नियमित अभ्यास करेंगे, ये नियमित अभ्यास हमको ऊंचाई पे ले जाएगा। और खिलाड़ी का सकारात्मक प्रोत्साहन देंगे, पॉजिटिव रखेंगे खिलाड़ी को, अच्छा बताएंगे जिससे वो अच्छा करेगा। गति से पहले सुरक्षा का प्राथमिकता देंगे, हमको जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है, हमें पहले सुरक्षा देखना है कि सही है कि नहीं, बोट सही है कि नहीं, तब हम गेम को आगे बढ़ाएंगे, सिखाएंगे सर। Wonderful. So, community level coaching demonstration, already we knew about that. So, we have to, the strain of time. Let us, yeah, daily डेली ट्रेनिंग प्लान में हमारा क्या रहेगा? तो हमारा वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है 15 मिनट कम से कम, और फिटनेस मोबिलिटी करना है 15 मिनट। और ट्रेनिंग प्लान हमारा 25 मिनट का होना चाहिए कम से कम। और ऑन वाटर ट्रेनिंग प्लान 30 मिनट का होना चाहिए। वो टेक्निक था और ये ट्रेनिंग है। और कूल डाउन, जो कि सब रिलैक्स करने के लिए। और रिहैब, रिव्यू, बच्चे से पूछना क्या आज समस्या था, क्यों, कितना चलाया, कैसा क्या हुआ, तो पूछना। तो नेक्स्ट, तो आज हमने क्या सीखा? तो आज जो हमारा था, आज कुछ क्वेश्चन है, आप जो वो जो बताएं इसमें से बताएंगे आप लोग। पैरा वाटर स्पोर्ट्स का परिचय, पैरा रोइंग की भूमिका बताइए कोई। नहीं तो इसमें से मेन जो हम देख पा रहे हैं वो है प्रतिभा खोज के बारे में, या कैरियर के ऑप्शन में उपकरण वर्गीकरण। मूल बातें, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो कोई बता सकते हैं, पैरा कैनो की मूल बातें क्या है? तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे करते हैं दिस क्वेश्चन फॉर द जी आवर पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा। हाँ सर। these are the questions. सर इसमें जो होता है वो घुटने को टेक के बैठना होता है। हाँ Yes. और 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 इसमें इसके जो ब्लेड होते हैं वो एक उसमें सिंगल होते हैं। और कैनो में। जी जी। जी सर, नेक्स्ट। So we इसमें कुछ yes, we should know what is the differences between para rowing and para
कि नहीं, आई ऑलरेडी वी न्यू व्हाट इज द एथलीट क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट। जिनके पैर खराब है वही खेल सकते हैं, और एसेंशियल सेफ्टी थिंग्स ऑलरेडी वी न्यू। सो इसको थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यस तो चलिए, लास्ट में थैंक यू क्लास। so together we create an inclusive sporting future. Water has no barrier, sport has no limits. Together we can empower every athlete. बहुत बहुत धन्यवाद हम सुधांशु जी। तो हम लोग यहाँ करेंगे और राहुल जी से बोलेंगे। टाइम का कंस्ट्रेंट है, अगर वो वीडियो दिखा सके तो, नहीं तो मुझे दिखाना होगा। राहुल जी। ये सब मैं प्ले कर रहा हूँ। हाँ, right. जब तक सर प्ले कर रहे हैं मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। थैंक यू Yes, sir, सुधांशु please, जी। please. Yeah. मैं बिहार मुझे लगता है कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स कुछ बिहार से भी होंगे, तो उनके लिए मैं एक न्यूज बता दूं जो अपडेट है बिहार सरकार का, कि सिद्धांशु जी ने ऐड किया था लेकिन थोड़ा सा उसको मैं और इलेबोरेट कर रहा हूँ। एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि ओलंपिक लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान है बिहार सरकार का, जो कि प्लेस आइडेंटिफाइड है बांका में। करेक्ट मी सुधांशु जी, अगर मैं प्लेस बांका का ही है ना? हाँ यस सर, ठीक है। तो ये बहुत ही बांका बड़ा, में इंटरनेशनल लेवल पे तो यस वहाँ पे यस, बनाया जा रहा है तो ये बिहार सरकार इंटरनेशनल खेल लेवल पे विभाग हो के गया। अनुसार। और दूसरा मैं ग्रास रूट लेवल पे भी, जैसे एकलव्य रेजिडेंशियल स्कीम और बाकी सारे एक्सीलेंसी, डिस्ट्रिक्ट एक्सीलेंसी सेंटर और आपका स्टेट एक्सीलेंसी सेंटर, ये भी पाइपलाइन में है और ग्रेजुअली बढ़ेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो इसका हमें, अगर हम पैरा के एथलीट्स को जोड़ेंगे तो हमें क्विक विन विन सिचुएशन में देखिए, रहेंगे। तो ये थोड़ा सा एक फोकस पॉइंट होगा हमारा। थैंक यू। Okay. आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम 28 जुलाई के उस बेहतरीन सेशन पर चर्चा करने वाले हैं जो 32 दिवसीय कम्युनिटी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कोचेस ट्रेनिंग प्रोग्राम का 14वां दिन था। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के कोच श्री सुधांशु कुमार जी ने पैरा वाटर स्पोर्ट्स, खासकर पैरा रोइंग और पैरा कैनो की दुनिया को इतने शानदार तरीके से पेश किया है कि सच में मजा आ गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर लिखा ये विचार, जल किसी को नहीं रोकता, अवसर भी सबके लिए समान होने चाहिए। कितनी गहरी बात है ना? पानी की लहरें किसी की शारीरिक बाधा को नहीं देखती, वो सबके लिए बराबर हैं। दिव्यांग एथलीट्स के लिए पानी एक ऐसा माध्यम है जहां सारी असमानताएं खत्म हो जाती हैं, और देखा जाए तो यही समानता की भावना इस पूरे सेशन की असली नींव है। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, हम इसके इतिहास और ग्लोबल इम्पैक्ट पर बात करेंगे। दूसरा, पैरा रोइंग की बारीकियों को समझेंगे। तीसरा, पैरा कैनो की तेज तरार दुनिया में चलेंगे। चौथा, समावेशी यानी इंक्लूसिव कोचिंग और सेफ्टी पर चर्चा करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के चैंपियंस कैसे तैयार किए जाते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इतिहास और वैश्विक प्रभाव, रिहैबिलिटेशन से लेकर पैरालंपिक्स तक का सफर। इन खेलों का इतिहास वाकई बहुत दिलचस्प है। सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में इसकी शुरुआत सिर्फ शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए हुई थी, लेकिन 1980s के दशक तक आते आते एडेप्टिव रोइंग प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगे। फिर आया 2007, जब पैरा रोइंग को ऑफिशियली पैरालंपिक में शामिल कर लिया गया, और ठीक कुछ साल बाद 2016 में पैरा कैनो ने भी पैरालंपिक खेलों में अपना शानदार डेब्यू किया। अब अगर हम इसके फायदों की बात करें तो ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक सीमित नहीं है। बेशक इससे ताकत, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इसके साइकोलॉजिकल फायदे कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये एथलीट्स के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस, मेंटल वेलनेस और आत्मनिर्भरता भर देता है। साथ ही समाज में टीम वर्क और इंक्लूजन को बढ़ावा मिलता है। और हाँ, खिलाड़ियों और कोचेस के लिए ये बेहतरीन करियर ऑप्शंस भी खोलता है। हर नदी एक नए चैंपियन को आगे बढ़ने का मौका देती है, और ये बात हमारे देश, खासकर बिहार के लिए बिल्कुल सटीक है। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी जिस तेजी से वाटर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, उससे हमारे पैरा एथलीट्स के लिए ट्रेनिंग और आगे बढ़ने के अनगिनत नए रास्ते खुल रहे हैं। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि पैरा रोइंग में महारत कैसे हासिल की जाती है। पैरा रोइंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये एक ऐसा एडेप्टिव स्पोर्ट है जिसमें स्ट्रेंथ, स्टैमिना और सबसे जरूरी टीम वर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कोट बिल्कुल सही है। रेसेस सिर्फ ताकत से नहीं, बेहतरीन तकनीक से जीती जाती हैं।
पानी पर किसी भी एथलीट की सफलता उसकी टेक्निक पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। अब जरा इसके इक्विपमेंट पर नजर डालते हैं। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सही गियर का होना बहुत जरूरी है। इसमें सिंगल स्कल से लेकर कॉक्स्ड 4 तक की रोइंग बोट्स, चप्पू और एथलीट की जरूरत के हिसाब से अडेप्टिव सीट्स और फुट सपोर्ट शामिल हैं। सेफ्टी के लिए सेफ्टी स्ट्रैप्स, लाइफ जैकेट और कोच की रेस्क्यू बोट का होना तो एकदम मस्ट है। तो एक परफेक्ट रोइंग स्ट्रोक कैसे काम करता है? इसके 4 मेन फेज होते हैं। पहला है कैच, जहां ब्लेड पानी में जाता है। दूसरा है ड्राइव, जहां पैर और हाथ मिलकर पूरी ताकत से नाव को आगे धकेलते हैं। तीसरा है फिनिश, जहां स्ट्रोक शरीर के पास आकर खत्म होता है। और चौथा है रिकवरी, यानी स्मूथली अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आना। एक कोच को हमेशा इसी स्मूथ मूवमेंट और सही टाइमिंग पर नजर रखनी होती है। अब गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, पैरा कैनो, जहां बात होगी स्पीड, बैलेंस और पावर की। पैरा कैनोइंग बेसिकली एक हाई स्पीड स्प्रिंट इवेंट है। यह 200 मीटर की स्टैंडर्ड दूरी पर अलग अलग लेन्स में खेला जाता है। इसमें एथलीट को नाव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक्सप्लोसिव पावर के साथ साथ जबरदस्त बैलेंस की भी जरूरत होती है। यह सच में बहुत थ्रिलिंग होता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, कैनो और कयाक में आखिर फर्क क्या है? देखिए, कैनो में एक ब्लेड वाले पैडल का इस्तेमाल होता है और एथलीट इसमें घुटने टेक कर या अडेप्टिव सीट पर बैठता है, जबकि कयाक में 2 ब्लेड वाले पैडल का यूज होता है और एथलीट अपने पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठता है। देखने में ये छोटा सा अंतर है, लेकिन ये पूरी टेक्निक को बदल कर रख देता है। स्पोर्ट्स को एकदम फेयर बनाने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। कयाक यानी KL और वा यानी VL श्रेणियों में एथलीट्स को उनके फंक्शनल एबिलिटी के हिसाब से बांटा जाता है। क्लास 1 में वो आते हैं जिनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड है, क्लास 2 में पार्शियल फंक्शनैलिटी वाले और क्लास 3 में वो एथलीट्स आते हैं जिनका ट्रंक फंक्शन अच्छा है लेकिन पैरों में थोड़ा इम्पेयरमेंट है। इससे कॉम्पिटिशन पूरी तरह से समान रहता है। चलिए अब बात करते हैं खेल की सबसे अहम कड़ी की, एक फैसिलिटेटर की भूमिका और सुरक्षा। एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, सुरक्षा से बढ़कर कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी भी एथलीट के पानी में उतरने से पहले ये वो गोल्डन रूल है जिसे कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमेशा लाइफ जैकेट पहनना, पानी में जाने से पहले बोट्स और मौसम को चेक करना और ट्रेनिंग जोन के अंदर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना। पास में हमेशा एक रेस्क्यू बोट, फर्स्ट एड किट और CPR ट्रेन्ड स्टाफ का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सही तैयारी ही हादसों को रोकती है और एथलीट का भरोसा जीतती है। इंक्लूसिव कोचिंग का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है डिसेबिलिटी के बजाय एथलीट की एबिलिटी पर फोकस करना। एक बेहतरीन कोच सिर्फ खेल की टेक्निक नहीं सिखाता, वो एक मेंटर, एक मोटिवेटर की तरह काम करता है जो हर एक खिलाड़ी के लिए एक सेफ और पॉजिटिव माहौल तैयार करता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, भविष्य के चैंपियंस का निर्माण। एक कोच ग्रासरूट लेवल से टैलेंट को कैसे तराशता है? टैलेंट हंट के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिजिकली अच्छा बैलेंस, अपर बॉडी स्ट्रेंथ और पानी में कॉन्फिडेंस देखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही एथलीट के अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की भूख और हाई मोटिवेशन का होना भी उतना ही जरूरी है। यही वो चीजें हैं जो एक नॉर्मल प्लेयर को चैंपियन बनाती हैं, और ये है वो सीढ़ी जो एक एथलीट को टॉप तक ले जाती है। सफर शुरू होता है लोकल कम्युनिटी में टैलेंट हंट और बेसिक ट्रेनिंग से, फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की चैंपियनशिप्स, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स और आखिर में खेल का सबसे बड़ा मंच पैरालंपिक गेम्स। ग्रासरूट से लेकर ग्लोबल स्टेज तक का ये सफर वाकई कमाल का है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारे आसपास अगला चैंपियन कौन इंतजार कर रहा है? नॉलेज और तकनीक अब हमारे सामने है, बस जरूरत है उस टैलेंट को पहचानने की, उसे सही मंच देने की और इंक्लूसिव स्पोर्ट्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय हो गया, लेकिन आज के चेयर कर रहे हैं हमारे अवतार सिंह साहब हैं उपस्थित। क्या जी अवतार हाँ। सर 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 प्लीज प्लीज मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? यस यस यस, प्लीज ब्रीफ द सेशन। हाँ, बहुत अच्छा लगा। सुधांशु जी ने धीरे धीरे करके हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी। बहुत
काफी डीप नॉलेज रखते हैं, और खास करके उनका सेशन जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, जो लाइटनिंग से बचना, और जो बोट धीरे धीरे रुकती है, और विंड को देखना, जैकेट, सेफ्टी जैकेट, सब सेशन भी बहुत मुझे वो हिस्सा बहुत पसंद आया। और जैसे डॉक्टर शिवा जी ने कहा कि इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आदमी का बहुत अच्छा होता है, और कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जो रोइंग करते हैं उनकी इंटरनल बॉडी दुनिया में सबसे अच्छी होती है, उनका फिटनेस, जो इंटरनल बॉडी का फिटनेस सबसे अच्छा होता है। और शायद आपको सबको पता होगा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री ने केरला में वाटर स्पोर्ट्स रोइंग शुरू की थी, जो कि बहुत प्रचलित हुई, बहुत फेमस हुई। और वहां से छोटे से एक जगह से बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, और बहुत ज्यादा वहां पर रोइंग को प्रोत्साहन मिला था। इसके साथ ही मैं सेशन इजाजत चाहता हूँ अपनी व्यू रखने के बाद। अभी आप अगला सेशन डॉक्टर शिवाजी स्टार्ट करें। थैंक यू सर। एंड एनी क्वेश्चन? क्योंकि टाइम थोड़ा सा हो गया है इसलिए मैं ब्रीफ किया, अदरवाइज वी हैव द हम सुधांशु जी के पास उन्होंने एक पीपीटी है जो इंडिया में अच्छे से किए हैं, दिखा सकते हैं, मोबाइल से शेयर कर सकते हैं क्या? वो मेरे इसमें नहीं खुल रहा है जो आपने भेजा था, कोई बात नहीं, विल शेयर द पीपीटी। और वंडरफुल प्रोग्राम रहा। कोई क्वेश्चन? मैं इसलिए बताया हूँ कि कुछ जो हमारे साउथ वाले हैं दे कैन स्टार्ट दैट वाटर स्पोर्ट्स, जहाँ पर इवन इन द बिहार वी हैव द लॉट्स ऑफ मेनी रिवर्स आर देयर, सो दैट्स उस प्लेस में हम लोग वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सर मैं एक बात कहना चाहता था अवतार सर से। हाँ अवतार सर है सर लाइन पे? हाँ सर, आप कौन बोल रहे हैं? पहले मैं राजीव कुमार सुपौल बिहार से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए राजीव जी, बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए सर शिवाजी सर को एक नोबेल पुरस्कार के लिए हम लोग एक आग्रह करेंगे। हाँ चलिए चलिए। हाँ जरूर, किसी नेशनल अवार्ड के लिए उनको हम लोग जरूर सपोर्ट करेंगे और प्रोत्साहित, आप सब अगर मिलके करें तो जरूर नेशनल अवार्ड के लिए वो रेडी हैं, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत वास्ट है। ऐसे प्रोग्राम का इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा है भारत में। और ये जो की बात हो गया जी क्षेत्र में। जी सर, जी सर। चलिए होगा। एनी क्वेश्चन? और कोई किसी का क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? Anyone wants to suggest anything? Anyone want to add any? So likewise, tomorrow will have the sports injury and sports medicine. हमारे पटना एम्स के डॉक्टर साहब जो है he will be there. So very, आपको खेल खेल में इंजरी हो जाए तो क्या करना है? So हमारे एम्स पटना के फिजियोथेरेपिस्ट का डॉक्टर जो है अश्विनी जी, he will be there tomorrow. So हमारा बहुत अच्छा सेशन होने जा रहा है। इसी तरह हमारे नेक्स्ट डेफ स्पोर्ट्स का भी हमारा है, हमारे उसके लिए तैयार है। सो ऑल आर रेडी। लगता है कि जल्दी जल्दी समय बीत रहे हैं, लेकिन हमको सीखने का जो है अब समाप्त नहीं हो रहा है। इट्स नॉट बोरिंग ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। विल सी यू टुमारो। जी सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।